वेलकम बैक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया लहर और वाज़ेह सबूत इस बात के कि किस तरह से इंडियन प्रॉक्सीज जो हैं वो अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, और उन सब से बढ़कर पाक फ़ौज का दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ किसी भी हद तक जाने का अज़्म। एक ऐसे वक्त में जो इस वक्त अफ़गान तालिबान हुकूमत है उसके वज़ीर ख़ारजा जनाब मुत्तकी साहब जो है वो इस वक्त दौरे भारत पर हैं। अब पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा रहा है अमीर मुत्तकी के इस दौरे को, और ज़ाहिर है कि जब कभी भी भारत और अफ़गानिस्तान मिलते हैं तो उनके बाहमी ताल्लुकात जो है उनका नुक्ता नज़र एक ही होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। इस अहम इशू पे मैं बात करूंगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर राशिद दिफाई तजियाकार, उनके साथ सलमान जावेद साहब भी मौजूद हैं जो कि माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप मौजूदा हालात में जो तालिबान हुकूमत का पहला दौरा हम कहेंगे इस एरा में, ये जो वहाँ पे हुकूमत तब्दील हुई भारत का, तो ये किस तरह से देखा जा रहा है? क्या इसके मकासद जो बताए जा रहे हैं वो क्या हैं, और जो दरे पर्दा जो मकासद है वो क्या हैं? देखिए, इसका पहला मकसद जो पैल्पेबल है, सामने है, वो तो यही है कि आइस ब्रेकिंग चाहते हैं भारत और अफगानिस्तान, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन ब्रेक करने की एक कोशिश है अफगान हुकूमत की तरफ से, डिस्पाइट इसके कि उन पे सैंक्शंस लगी हुई हैं और भारत के साथ उनका एम्बेसी के लेवल पे भी ताल्लुकात नहीं थे। जो उसके सरप्टिशियस या ढके छुपे मोटिव हैं वो एक तस्वीराती टैंगल है जिसमें भारत कंटिन्यूअली पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश करता है। प्रॉक्सी जंग जो है, जो उसने अपने टीटीपी और दीगर नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए उनकी जो फंडिंग वो तो जारी रखा हुआ है, तो पाकिस्तान के गिर्द एक शिकंजा कसने के लिए इनको इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी एक इसका एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। उन्होंने देखा थोड़ी सी स्पेस बनी है क्योंकि पाकिस्तान के और अफगान अबूरी हुकूमत के ताल्लुकात इस वक्त थोड़े से सर्दमहरी के शिकार हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने लगातार पॉजिटिव इंगेजमेंट करने के उनसे कोई जो फ़ायदा अखज़ नहीं किया। और पाकिस्तान क्योंकि फ्रस्ट्रेशन भी है, और इस वक्त हम उन बेसिस की तरफ भी निगाह डाले हुए हैं जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, और इन हालात को देखते हुए भारत ने समझा कि शायद इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है स्पेस को, तो उनको दावत दी। आपको याद होगा अमीर मुत्तकी को पाकिस्तान आने की इजाज़त नहीं मिली थी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और भारत में इतना उसका क्लाउड है इंटरनेशनली कि उसने उनको बाहर सैंक्शंस को सरकमवेंट करके इजाज़त ले ली। और अब उनके साथ ये जो एक ताल्लुकात हैं ये एम्बेसी के लेवल पे अपग्रेड भी कर लिए हैं। जयशंकर का जो बयान है वो उसकी गम्मासी करता है, और जयशंकर एक आरएसएस का कार सेवक है, नथिंग एल्स, इज हार्डली अ डिप्लोमेट। और जो मोदी कहता है वो उसको अमल पैरा होते हैं वो, और बगैर इसके कि ये सिफारती नज़ाकतें क्या हैं, अफगान अबूरी हुकूमत का दहशतगर्दी के रवैये से हवाले से क्या स्टेटस है। तो उन्होंने जयशंकर ने बड़ा क्लियरली आज बताया है कि जी हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अपग्रेड कर रहे हैं, हम उसकी जो टेरिटोरियल सालमियत है उस पर किसी किस्म का हर्फ नहीं आने देंगे। इसका मतलब इनडायरेक्टली ढके चुके अल्फाज में ये है कि पाकिस्तान अब एक दूसरा महाज जो हम गर्म करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में उसके लिए तैयार हो जाए। तो ये एक धमकी है पाकिस्तान। जी सलमान जावेद साहब आपकी तरफ आऊँगा। किस तरह से अब ज़ाहिर है कि 10 मई के बाद इंतहाई मुश्किल होगा भारत के लिए बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, 10 दफ़ा वो सोचेगा, लेकिन ऐसे में जो उसकी प्रॉक्सीज हैं अफगानिस्तान के अंदर उसने उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की। जो रेस्पॉन्ड इस वक्त अफगानिस्तान से वहाँ पर जा रहा है, अमीर मुत्तकी जो है उनका दौरा भारत, क्या उसकी सिग्निफिकेंस आप देख रहे हैं? देखें, वो एक्टिवेट नहीं करने जा रहा, वो तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर मई का वाक़या भी देखें, जब मई के अंदर हमारा एक स्टैंड ऑफ था उनके साथ और हमारी जंग चल रही थी, उस वक्त भी उन्होंने तश्कीलात भेजी थी। तकरीबन 70 से ज़्यादा तालिबान ने बंदे यहाँ से इन्फिल्ट्रेट किए थे हमारे बॉर्डर से, और उनको न्यूट्रलाइज किया था ओवरनाइट पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह के मामला थे, और झेलम का एक पूरा नेटवर्क पकड़ा गया था। ये उन 1 मई से लेकर 12 मई के दरमियान सारे वाक़यात हुए थे। तो इस तरह की जो प्रॉक्सीज हैं वो तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी, और इंडिया अब इसको ज़ाहिर है पूरे खुल के जिसे कहते हैं ना कि सामने आ जाना,
बिल्ली को थैले से बाहर निकाल देना, वो वाला मामला इंडिया नहीं कर रहे। इट इज़ मोर ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन ऑन देयर पार्ट, आई वुड से, कि वो अब इस तरह उनको खुद के सामने आना पड़ रहा है। दूसरा ये कि आज मैंने बड़ी अच्छी ट्वीट पढ़ी और मैं इसको बड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर देख रहा था सारी चीज़ों को, कि जी के तालिबान के साथ इतने अच्छे रवाबित होने के बावजूद और उनको इतना फैसिलिटेट करने के बावजूद, एट द एंड ऑफ द डे वो जाके इंडिया का उन्होंने चुना है अपना मामला। लेकिन वो जो ट्वीट थी वो बड़े मज़े की थी, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है अब इंडिया की और अफगानिस्तान की, विच इज़ एक्चुअली वेरी राइट। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में जो इस वक्त जग हसाई है मई के बाद इंडिया की, उसके बाद जो ऑप्शन उसके पास बचते हैं वो अफगानिस्तान और इस तरह के कुछ ममालिक बचते हैं जिनके ज़रिए वो पाकिस्तान को जिच करने की शायद कोशिश करने में लगा हुआ है। उसको भी अच्छे से पहले भी ये हरकत वो कर चुके हैं। आज से 10 साल 11 साल पहले अजीत डोभाल का एक बहुत मशहूर लेक्चर है जो कि बहुत दफ़ा हमारे चैनल्स पे भी चला है, और उसके ऊपर उसमें उसने ये बात की है, बाकायदा एक पूरा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम तालिबान को डील करना चाहेंगे तो हम मदरसा देवबंद जो है उसके ज़रिए उनको हम डील कर लेंगे, वी विल टैकल देम द वे वी लाइक। ये उसके अल्फाज थे, कोट एंड कोट। तो इसका मतलब है कि उनकी ये पॉलिसी ऑलरेडी मौजूद थी। उससे भी पहले 2009 से लेकर 2011 के दरमियान जनरल अता हुसनैन जो थे, जो कि कश्मीर के अंदर भी इनके वो रहे थे, कोर कमांडर आई थिंक रहे थे, तो उन्होंने भी ये बात कही थी और उन्होंने भी आर्टिकल्स लिखे थे कि पाकिस्तान इंडिया को अभी से स्ट्रेटेजाइज करना शुरू कर देना चाहिए कि कल को अगर तालिबान दोबारा से रीटेक करते हैं अफगानिस्तान को तो उनको उन्हें कैसे इंगेज करना है ताकि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ ना मिले और पाकिस्तान कश्मीर की तरफ फोकस ना कर सके। तो ये तमाम मामला आज से तकरीबन एक दहाई पहले शुरू हो चुके थे। तो ये आइस ब्रेकिंग जो है ये मेरा ख्याल है उससे थोड़ी सी आगे बात चली गई है और उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का अयादा किया। उन्होंने अपने जॉइंट कम्युनिके के अंदर जितनी भी बात की है वो सिक्योरिटी पैराडाइम से इंडिया के उसको लिंक अप किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे बताइएगा जो ऑफिशियली कहा जा रहा है, ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वहां पे जाके बात होगी, बायलैटरल ट्रेड के हवाले से भी हो सकती है, रिलेशंस के हवाले से भी हो, वो पर्टिनेंट पॉइंट्स क्या हैं सलमान साहब? जी, उसमें एक तो उन्होंने एयर फ्रेट जो है उसकी बात की है कि ताकि जो ज़मीनी रास्ता है जो जिससे ज़ाहिर है उनको पाकिस्तान से गुजरना पड़ेगा उसको अवॉइड कर सके। और दूसरा जो बहुत बड़ा उन्होंने किया है एग्रीकल्चर, उसको अगर हम साइड पे रख भी दें, वो हेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर इसलिए उन्होंने पॉइंट आउट किया 5 एम्बुलेंसेज के साथ जो उन्होंने फ़ोटो शूट किया है। उसके अलावा उन्होंने कोई 3 हॉस्पिटल्स बनाने की बात की है काबुल के अंदर। उसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी जो फैसिलिटेशन की हुई थी मेडिकल के अंदर उसको दोबारा से अपग्रेड करने की बात की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी कि जो बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर आपके जो मेडिकल सेंटर्स हैं उनके अंदर भी हम अपग्रेड करेंगे और मोस्ट प्रॉबली वहाँ पे अपना मेडिकल स्टाफ भी भेजेंगे। तो वी कैन इमेजिन के वो गेम प्लान वहाँ पे क्या इस वक्त चलाना चाह रहे हैं दोबारा से। अच्छा, इसके साथ साथ वो ये भी करेंगे कि जो मदरसा देवबंद है जो जिसके अंदर आज उनका मुत्तकी का दौरा भी था, अगर आप उसको दौरे को देखें बिलखसूस, तो वो जो अजीत डोभाल ने स्ट्रैटेजी ले डाउन की थी आज से 11 साल पहले वो उसको अब एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि, और ये उन्होंने आज से एक्टिवेट नहीं की, नहीं, ये नहीं कि मदरसा देवबंद पे आज उनको वो एक्टिवेट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी रीच आउट करते रहे और इस तालिबान के साथ कम्युनिकेट करते रहे इवन इन लास्ट 1 डिकेड एज वेल। और इसके ज़रिए उन्होंने एक जिसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर वो तालिबान के अंदर उनका मौजूद था। तालिबान जो हैं उनको कभी आप बात करें तो वो ये कहते हैं जी कि हमने अपनी पूरी तहरीक के अंदर जब हम नाटो और यूएस फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे तो हमने कभी भी इंडियन एसेट्स को या इंडियन इंटरेस्ट को अफगानिस्तान के अंदर हर्ट नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी कहाँ से चल रही थी। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की कॉल है नाज़रीन। हमारे साथ राशिद वली साहब भी मौजूद हैं, सलमान जावेद साहब भी मौजूद हैं और इसी में कुछ और एंगल्स भी हैं, मैं चाहूँगा उसके ऊपर रोशनी डालें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। राशिद वली साहब आपकी तरफ आता हूँ। बीच में हालात काफ़ी बेहतर कहे जा रहे थे और स्पेशली ये कहा जा रहा था कि अब चीन जो है वो बीच में आया है और उसने समझाने की कोशिश की है और पीसी पैक जो है वो भी अफ़गानिस्तान की तरफ जाएगा, तो पूरा खित्ता जो है वो एक पीस की तरफ जाएगा, प्रोग्रेस की तरफ जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन फिर कहाँ से चेंज हुई, कहाँ से हालात ख़राब हुए फिर राशिद साहब? देखिए, हालात इस वजह से ख़राब हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जो कुरून वस्ता की मीडिएवल सोच रखती है। सिफारती या स्टेट्समैनशिप की नज़ाकतों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। बावजूद इसके कि कामयाब सिफारतकारी की है, हमारे बड़े मंझे हुए सिफारतकार हैं आसिफ दुरानी साहब, सादिक साहब, जो एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का उन्होंने किरदार अदा किया है। और डिस्पाइट बेस्ट ब्लैंडिशमेंट्स पाकिस्तान ने हर इकनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल, एजुकेशनल तमाम वैल्यू प्रोपोजिशन उनके सामने रखी हैं। मगर बदकिस्मती से अफ़गान अबूरी हुकूमत एक ऐसी आइडियोलॉजिकल
जो उनकी सरपरस्ती कर रही है एक लीडरशिप, उसके चुंगल में फंसे हुए हैं, हम्म। जिसकी सोच उस आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट से बाहर नहीं निकल रही। अब उनके अंदर भी गिलज़ई और दुरानी स्प्लिट है, कंधार और काबुल का आपस में डिफरेंस है, और जो आखिरी फैसला होता है वो हिब्बतुल्लाह खुंज़ादा साहब का होता है, वो उसको वीटो कर देते हैं। और उनकी सोच और कुछ फील्ड कमांडर्स जो उनके साथ मुत्तफिक हैं, उनकी सोच ऐसी है कि जिसमें ना स्पेस है सिफारती नज़ाकतों की, ना स्पेस है ख़वातीन के हुकूक की, ना तालीम की, और कोई उसमें लचक की गुंजाइश नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर भी कोई इंटरनसीन कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा, क्योंकि इस तरह इनके जो मुख्तलिफ धड़ेबंदियां हैं। नहीं तो क्या वो किसी रिजीम चेंज की तरफ जाएगा? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जा सकता है। और चीन की आपने बात की थी, तो चीन ने अपना किरदार बड़ा उसमें कंसिस्टेंटली अदा किया है, और वो ट्राइलैटरल फोरम का हिस्सा है जिसमें चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। उसके बाद एक क्वाड्रिलैटरल रीजनल फोरम है जिसमें ईरान, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, उसने भी बसात भर कोशिश की है। और इसके बाद एक मॉस्को फॉर्मेट है जिसमें मॉस्को है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो इमीडिएट नेबर्स हैं अफगानिस्तान के, उसमें तुर्की और यूएई को भी ऑब्जर्वर का स्टेटस हासिल है। और वो फोरम भी नाकाम हो चुका है, उसने भी बेहतरीन कोशिशें की हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत को ये बावर करवाया जाए कि नॉन स्टेट एक्टर किस्म किस्म का वो ईटीएम देख लें, आप आईएमयू देख लें, अलकायदा देख लें, बिल्कुल। एसकेपी देख लें, तो वो उसके अंदर एक हैचरी बन चुका है दहशत गर्दी की, मगर वो उस पर सरफ नज़र करते हैं इस वजह से कि वो आइडियोलॉजिकली इनके साथ हैं, और वो समझते हैं कि इनके ऊपर अगर हाथ डाला तो हमारी जो आइडियोलॉजिकल असास है पूरी रियासत की, उसको जक पहुंच सकती है। तो एग्जैक्टली इस मैं किस्म ये की यही सोच के सवाल साथ सलमान जावेद साहब, अब ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो टीटीपी है, टीटीए है या आईएसएस है, ये मुझे बताइएगा ये खुद कितने बड़े दर्द सर बन चुके हैं इस वक्त अफगान ऊपरी हुकूमत के लिए, क्योंकि जाहिर है कि ये इसको एक इंच भी इस गवर्नमेंट को आगे पीछे नहीं होने दे रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि अभी इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं है, अफगानिस्तान को किसी ने तस्लीम नहीं किया, तो खुद अफगान मुआशरे के लिए ये जो तंजीमें कितनी बड़ी रुकावट हैं। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये तंजीमें चाहे किसी भी माशरे के अंदर मौजूद हों, और बिलखसूस एक ऐसे माशरे के अंदर जिसके बारे में पिछले 2 दहाइयों से बल्कि 3 दहाइयों से ये बात हो रही है कि वहाँ पर इनके एपिक सेंटर्स मौजूद हैं, यहाँ पे इनके ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, यहाँ पे ये पनपती हैं, यहाँ से ये अपनी आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करती हैं रीजन में भी और पूरी दुनिया में भी। तो जाहिर है दुनिया जो है वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ ये कि कॉन्शियस होगी बल्कि उसके बारे में बहुत एहतियात से अपने जो कदम है वो उठाना चाहेगी। अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त इस सारे मामले को इस तरीके से देखती है कि चूंकि वो ये कहते हैं, जैसे हिब्बतुल्लाह खुंज़ादा ने पिछले दिनों ये बात कही भी थी जब बगराम का मसला हुआ था, कि हम जोर बाजू से ये सारा कुछ लिए, तो अगर किसी को हमसे कुछ मनवाना है या हमें झुकाना है तो फिर जोर बाजू से ही हमें झुकाए। तो ये उनकी सख्त एक सोच है, ये सख्त उनकी एक आइडियोलॉजिकल पैरामीटर है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस अगर हम सामने रखें तो ये सिर्फ इन ग्रुप्स का मसला नहीं है, बल्कि जैसे राशिद साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो जो आइडियोलॉजिकल पैरामीटर है इनका, वो भी इनको कुछ आगे पीछे नहीं होने देता, और कुछ एक स्ट्रिंजेंट इनके मामलात हैं जिसके ऊपर ये डटे हुए हैं। जहाँ तक इन ग्रुप्स की बात है तो जाहिर है चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो ईटीआईएम हो, चाहे वो अलकायदा हो, इन ग्रुप्स की वजह से तो बिल्कुल इनकी पॉलिसी डिक्टेट हो रही है। नॉट ओनली ये कि ये इंटरनली अपनी पॉलिसी को डिक्टेट कर रहे हैं, बल्कि बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से इनकी पॉलिसी डिक्टेट हो रही है। और इसी वजह से ये इतनी बड़ी एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई है दोनों ममालिक के दरमियान कि इनको जाके इंडिया के साथ अपना एक इल्हाक करना पड़ा है। तो अपनी और ये डायकोटमी देखें कि एक साइड के ऊपर ये पैन इस्लामिज्म की और वो एक जिसे कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, और दूसरी साइड पे उस हिंदुत्व आइडियोलॉजिकल फैक्टर के साथ जाके बैठते हैं और हाथ मिलाते हैं, जिसने इस वक्त अपने मुल्क के अंदर 24 करोड़ मुसलमान, 25 करोड़ मुसलमानों का नातका नहीं बंद तो किया हुआ है। जो राशिद वली साहब, कहा जाता है कि जनाब जो ज़्यादा पैसा देता है ये इनके मुफादात वहाँ पर चले जाते हैं, ये बात कितना दुरुस्त आप समझते हो? फिर दूसरा ये बगराम एयरबेस के हवाले से जो बात की थी, अमरीकी मुतालबा था, तो आगे चल के आप देख रहे हैं कि सूरत हाल और कशीदा होगी? देखिए, बगराम बेस के हवाले से जो तकाजा था वो तो ट्रम्प साहब की सोच की अक्कासी करता था। वो तो वो अमरीकी सोच है ना कि जैसे वो
आपको याद होगा पनामा कैनाल बनाते हुए कोलंबिया एक बहुत बड़ा मुल्क था, तो पनामा उसका हिस्सा था, तो पहले पनामा को उसको सेपरेट किया गया, फिर उसके बाद वहां से कैनाल निकाली गई। तो वो तो बिकॉज वो डील मेकर हैं, चाहते हैं कि हर जगह रियल एस्टेट है तो वो मेरा हो जाए। तो इंडिविजुअली तो ठीक है, एज अ वाइट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए उनकी ये ख्वाहिश तो ज़रूर होगी, मगर उसको ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत तो कभी वो तस्लीम नहीं करेगी कि वो दोबारा आ जाए। वो तो ये भी कह रहे थे कि ये चूंकि बेस हमने बनाया था, मगर हकीकतन वो बेस उन्होंने तो नहीं बनाया था, वो तो ये सोवियत जब इन्वेजन हुआ था तो उन लोगों ने बनाया था। अच्छा, तो वो एक नो गो है। दूसरा उसके देखिए ना क्या ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करेगा वहां पे आके, कि क्या ईरान पे नजर निगाह रखने के लिए या चीन पे, तो चीन पे क्या निगाह रख सकते हैं, वो मेरा ख्याल है एक बहुत एक दुश्वार काम है उनके लिए। लॉप नॉर उनकी वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको चीन अब बहुत आगे निकल गया है, मेरा नहीं ख्याल कि उसका, बट ये ख्वाहिश जरूर है अमेरिका की कि ये जो वैक्यूम है, जो जियो पॉलिटिक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी साउथ एशिया से इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हुआ था और यहाँ बिल्कुल उसने एक वैक्यूम छोड़ दिया था, तो उसको चीन ने पुर किया। फिर रूस का असर रसूख हो गया सेंट्रल एशियन स्टेट्स की वजह से। ईरान तो वैसे ही यहाँ पे उसका दायरा इख्तियार है, नॉर्दर्न जो इलाके हैं अफगानिस्तान में। तो अमेरिका ये अब चाहता है, ये सोच है वाइट हाउस में कि इस वक्त हमें काउंटर टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करनी चाहिए, और अफगानिस्तान में भी जितना हमारा असर रसूख हो वो बेहतर है, क्योंकि ये हम छोड़ नहीं सकते वैक्यूम के दीगर कुव्वतें इसको आके पुर करें। तो अफगानों का जहां तक ताल्लुक है, वो तो इंडिया से पैसे लेके पहले भी प्रॉक्सी वॉरफेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। दोबारा उनको वो पैसे देगा तो वो उनके साथ हो जाएंगे, और जाहिर है कि मैनेज करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड और सलमान जावेद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ इतनी है कि इस वक्त जो अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत है और जो चीज़ें उसमें कही जा रही हैं और बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हैं, यकीनी तौर से वो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन जो हमारा एक कमिटमेंट है अफवाज पाकिस्तान का, चाहे वो सिफारतकारी के हवाले से हो या फिर दहशतगर्दी के हवाले से, कि किसी भी तौर इतनी स्पेस नहीं दी जाएगी कि कोई पाकिस्तान को मैली आंख से भी देखे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।